सुप्रभात विद्यार्थियों। हम स्नातक के द्वितीय वर्ष के हिंदी की प्रमुख बोलियों का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने 3 अपभ्रंश भाषाओं का अध्ययन किया था। और 3 अपभ्रंश में हम पहली अपभ्रंश यानी शौरसेनी अपभ्रंश से निकलने वाली प्रमुख भी भाषाओं को पढ़ चुके थे, जिसमें पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी और राजस्थानी 3 प्रमुख भी भाषाएं थी शौरसेनी अपभ्रंश से निकलने वाली। और उससे निकलने वाली कुछ बोलियां जिनका अध्ययन हम कर रहे थे और उसकी विशेषताओं और क्षेत्रों का अध्ययन कर रहे थे। परीक्षा में सामान्यतः इसी तरह का सवाल पूछा जाता है कि इनमें से किसी एक बोली का नाम दे दिया आपको और उसका क्षेत्र पूछ लिया कि भारत के किस किस क्षेत्र में इस बोली को बोला जाता है, या फिर किसी एक रचना का नाम दे दिया और आपको पूछ लिया कि प्रस्तुत रचना किस बोली की है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि बोली जब अपना क्षेत्र विस्तार कर लेती है तो वह भाषा के क्षेत्र में आ जाती है, भाषा की श्रेणी में आ जाती है। तो जब हम ब्रज और अवधि का अध्ययन करते हैं, भक्ति काल में 2 प्रमुख भाषाएं जो चल रही थी, जिसमें प्रमुख साहित्य रचा गया, तो यही वे 2 बोलियां हैं। एक है ब्रज और एक पूर्वी हिंदी से निकलने वाली है अवधि, जिनका क्षेत्र विस्तार होने की वजह से वह बोली से भाषा के क्षेत्र में आ गई, यानी वे यहाँ पर भाषा कहलाती हैं क्योंकि उसमें विपुल साहित्य की रचना हो गई। अब हम इन 5 बोलियों का अध्ययन कर रहे थे जो कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, और इसमें हम ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी और खड़ी बोली, इन 4 प्रमुख बोलियों का अध्ययन हम कर चुके थे। और आपको पहले भी बताया था कि प्रस्तुत 3 जो है वो औकारांत है। इसमें अधिकांश शब्द ऐसे हैं जिनका अंत औ से होता है। और खड़ी बोली और बांगरू के बारे में हमने पढ़ा था कि ये दोनों बोलियां जो है वो आकारांत है, यानी सामान्यतः ऐसे शब्द इसके अंदर पाए जाते हैं जिनका अंत आ से होता है। तो हम इन 4 को पढ़ चुके थे। आज हमारी प्रमुख 5वीं बोली है, जो वैसे तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु फिर भी हम इसको यहाँ छोड़ भी नहीं सकते। क्षेत्र अधिकतर पूछा जाता है, तो विशेषताओं के मामले में 2 बोलियां सामान्यतः परीक्षा में पूछी गई है, ब्रज और अवधि, और तीसरी मुख्य है खड़ी बोली। ठीक है। और क्षेत्र के मामले में समस्त बोलियां आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितनी भी बोलियां हमारी हिंदी की श्रेणी में आती है, हिंदी के दायरे में आती है, उन सभी का आपको क्षेत्र तो पता ही होना चाहिए। यदि आपको नक्शा याद है भारत का और राजस्थान का, 2 नक्शे यदि आप अच्छे से याद कर लें तो आप बहुत तरीके से इन बोलियों को भी याद कर पाएंगे। मेरी आपको सलाह है कि अगर राजस्थानी भाषा का क्षेत्र आपको याद करना है और हिंदी की प्रमुख बोलियों के क्षेत्र, जिलों का नाम याद करने हैं, तो आपको उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, ये नक्शे याद होने चाहिए। इसी के आधार पर आप बता पाएंगे कि कौन कौन से प्रमुख जिले हैं वो किन किन बोलियों से संबंधित है। ब्रज पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि ये एक ऐसी भाषा है जो राजस्थान में भी बोली जाती है। राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती है, लेकिन राजस्थान में भी बोली जाती है। राजस्थान के 2 प्रमुख पूर्वी जिले अलवर और भरतपुर में इस बोली का प्रचलन है। सिर्फ वे जिले जो सीमा से स्पर्श करते हैं उत्तर प्रदेश। ठीक है। और जब बांगरू की बात करते हैं तो राजस्थान में इसका कोई अस्तित्व नहीं है, सिर्फ हरियाणा। आपको बता दूं कि राजस्थानी और पंजाबी के बीच की बोली है, यानी इसमें कुछ शब्द आपको ऐसे मिलेंगे जो राजस्थानी के हैं और कुछ शब्द ऐसे मिलेंगे जो पंजाबी के हैं। तो इन दोनों के बीच की जो बोली है वो बांगरू बोली कहलाती है। सीधी सी बात है, खड़ी बोली के साथ है तो आकारांत होगी। और हरियाणा के कौन कौन से जिले में बोली जाती है? करनाल, रोहतक, हिसार, मुख्य तो यही है, करनाल, रोहतक और हिसार। इसके अलावा जिंद और पटियाला। पटियाला मैंने इसलिए लिख लिया ताकि आपको ये बता सकूं कि पंजाबी भाषा से स्पर्श करने वाले जिले भी
बांगरू बोली के ही जिले हैं। तो यहाँ पर ये जो पटियाला, मैंने आपको जिंद और पटियाला बताया, ये 2 जिले ऐसे हैं जहाँ पर पंजाबी और बांगरू दोनों ही बोली जाती है। तो मुख्य इस बोली के बारे में सामान्यतः जितने भी प्रश्न पूछे गए आज तक मैंने देखे, उनमें सभी में क्षेत्र पूछा गया है कि कौन कौन से क्षेत्र में या कौन कौन से जिलों में या किस राज्य में इस बोली का प्रचलन होता है। और इस बोली की जहां तक साहित्य की बात करते हैं तो इस बोली में किसी भी प्रमुख साहित्य की रचना हमको देखने को नहीं मिलती। लोकगीतों का प्रचलन इस क्षेत्र में है, जैसे टप्पा है, गिद्दा है, ये सभी नृत्य यहाँ पर प्रचलन में है और उसमें जो है इस बोली के शब्द पाए जाते हैं। यानी कि लोक नृत्य के अंतर्गत जरूर हमको ये बोली देखने को मिलेगी, लेकिन साहित्य की रचना जो है इसमें नहीं है। अब कुछ मुख्य विशेषताएं आपको बड़ी जानी पहचानी से लगेगी क्योंकि खड़ी बोली से मिलती जुलती है, उसको देख लीजिए। प्रमुख विशेषता जो है सर्वनाम में देखने को मिलती है। तुझे मुझे को तन्ने मन्ने, देखिए पंजाबी से मिलती जुलती है। हिंदी में तुझे और मुझे चलता है, यहाँ पर तन्ने और मन्ने। दूसरा, तुलनावाची शब्द बहुत मिलते हैं। जहां तुलना की जाती है दो के बीच में, तुझसे ज्यादा अच्छा, यानी दो के बीच में तुलना हो रही है, तो यहाँ पे तेरे ते शब्द जो है ते की जगह तुलना के रूप में प्रयोग में आता है। कुछ ही विशेषताएं हैं जो इसको खड़ी बोली से अलग करती है, सिर्फ उन्हीं की चर्चा हो रही है। बाकी समस्त विशेषताएं इसकी जो है वो खड़ी बोली के जैसी की जैसी। अब अपन कारक देख लीजिए, कारक या परसर्ग, कुछ भी कारक चिन्ह या फिर परसर्ग कुछ भी मान लीजिए इसको। घर में, ये में जो आपका परसर्ग है, में की जगह घरा देख लीजिए, और अनुनासिक नहीं लगा है, अनुस्वार लगा है। यदि हिंदी होती आ की मात्रा के साथ चंद्र बिंदु लगता है, परंतु बांगरू है, खड़ी बोली नहीं है, तो यहाँ पर ऊपर अनुस्वार और उसी प्रकार से इसको बोला भी जाता है। लिए जो हमारा संप्रदाय कारक, उसके लिए कौन सा, ताई। उसके लिए, उसके ताई। लिए कारक चिन्ह के लिए हम ताई का प्रयोग करते हैं। में कारक चिन्ह के लिए उसी पहले की संज्ञावाची शब्द के अंदर हम आ की मात्रा लगा करके और अनुसार का प्रयोग करते हैं। कुछ कारक चिन्ह जहां पर ही परिवर्तन देखने को मिलता है, समस्त में नहीं, ये सिर्फ 3 प्रमुख है, कर्म, कारक, अधिकरण और संप्रदाय। बस ये 3 प्रमुख जो इसको खड़ी बोली से थोड़ा सा अलग कर रहे हैं। अगला है मैंने, कर्ता की बात हो रही है यहाँ पे, तो मैंने की जगह मन्ने, मैंने की जगह मन्ने। तो उसी संज्ञावाची या सर्वनामवाची जो पूर्व का शब्द है ना, इसके अंदर संज्ञा थी, उसके अंदर सर्वनाम आ गया, ठीक है। और उन्हीं के अंदर उस कारक की विभक्ति चिन्ह को जोड़ करके नवीन शब्द का निर्माण किया जाता है, अलग से परसर्गों का निर्माण नहीं है। हमने पढ़ा था जब अपभ्रंश से हिंदी की ओर पढ़ रहे थे, तो संयोग से वियोग की स्थिति, यानी शब्द और कारक चिन्ह यानी क्रिया और परसर्ग को हम मिला करके, या संज्ञा सर्वनाम के साथ परसर्ग को हम मिला करके नहीं लिखते, अलग से लिखते हैं। ये हिंदी की विशेष प्रवृत्ति थी जो उसे अपभ्रंश से अलग करती है। और इसके अंदर बिल्कुल उल्टा देखने को मिलता है, परसर्ग को संज्ञा या सर्वनाम के साथ जोड़कर लिखने की प्रवृत्ति इसमें दिखाई देती। अगला, वर्तमान कालिक क्रिया विशेषण है की जगह से, या हूं की जगह सू, ठीक है।
हूं की जगह सू और है की जगह से, इस प्रकार प्रयोग किया जाता है। बस इतनी ही प्रमुख विशेषताएं हैं जो इसे खड़ी बोली से अलग करती है। इसीलिए मैंने कहा था कि ये जो बोली है इसमें सामान्यतः एक ही प्रकार का सवाल पूछा गया है और वो है इसके क्षेत्रों के नाम। या सीधा इस तरीके से पूछा जाता है, हरियाणा में बोली जाने वाली पंजाबी और राजस्थानी के बीच की बोली का नाम बताइए, तो इस प्रकार आप बता सकते हैं। अब आ जाते हैं प्रमुख विभाषा हमारी राजस्थानी की तरफ आते हैं। मैंने आपको राजस्थानी की 4 प्रमुख बोलियां बताई थी और मैंने कहा था उसको आसानी से याद करने का तरीका है, यदि नक्शे में याद करेंगे तो पश्चिमी राजस्थानी यानी आपकी मारवाड़ी, जोधपुर बीकानेर आदि में बोली जाने वाली पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। इनके अलग अलग नाम याद कर लेते हैं। पश्चिमी का तो है आपका मारवाड़ी, पूर्वी का है मेवाती, उत्तरी का लेते हैं ढूंढाड़ी जो कि जयपुर क्षेत्र में बोली जाती है, और दक्षिणी का आपका मालवी। देखिए 2 सवाल राजस्थानी भाषा से संबंधित बहुत बहुत पूछे जाते हैं। एक तो ये कि ऐसी कौन सी बोली जो राजस्थानी की न होते हुए भी राजस्थान में बोली जाती है, वो थी आपकी ब्रज, मैंने आपको बताया अलवर भरतपुर में बोली जाती है। दूसरा सवाल ये पूछा है ऐसी कौन सी बोली है जो राजस्थानी की है परंतु राजस्थान से बाहर भी बोली जाती है, वो है मालवी। राजस्थान का दक्षिणी इलाका जहां से मध्य प्रदेश की सीमा स्पर्श करती है वहां पर मालवी बोली जाती है। तो 2 सवाल राजस्थानी के बारे में विशेष जो उच्च स्तर की प्रतियोगी परीक्षाएं उनमें पूछा गया है।